हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो यह एक दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत का यह दूसरा वीडियो है। हम लोग संवैधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख रहे थे। इसको दो भागों में बांटा है। पहला है कंपनी का शासन और दूसरा है ताज या सम्राट का शासन। कंपनी का शासन था 1773 से 1858 तक और ताज का शासन था 1858 से 1947 तक। कंपनी का शासन हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन एक्ट अधिनियम, 1786 का अधिनियम, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर कानून, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। ये लोग हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये पहला वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट विजिट करिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम्राट या ताज का शासन। इसी के अंतर्गत 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। ये लोग हम लोग पढ़ेंगे सम्राट या ताज का शासन के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर तो मॉडिफाई एग्जाम करके फेसबुक पेज है हमारा, आप हमें इसे पेज पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए मॉडिफाई एग्जाम करके। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिए, इससे पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। हमारे दो यूट्यूब चैनल है, मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी करके। दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉडिफाई एग्जाम इंस्टाग्राम पर सर्च करें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सम्राट या ताज का शासन, ठीक है, 1858 से 1947 के बीच बने हुए पूरे अधिनियम है इसके अंतर्गत। तो इसमें पहला अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। इसने भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको याद ही है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। ठीक है, तत्ता टोपे पूरी तरह से। ठीक है, यह उसी के बाद बनाया गया था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों और क्षेत्रों को और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। मतलब 1600 लेकर जो 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत पर राज्य कर दिया या उसे समाप्त कर दिया। अब राज्य चला गया किसके अंदर? इसमें ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया भारत का पूरा शासन 1858 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। डायरेक्ट किसके अधीन चला गया? महारानी विक्टोरिया के अधीन। गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय कर दिया। इस पद का नाम बदलकर कर दिया क्या? भारत का वायसराय कर दिया। वह भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद नाम बदल दिया, भारत का वायसराय। ठीक है, और प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था किसका? ब्रिटिश ताज का, विक्टोरिया का। विक्टोरिया उस समय क्या थी? वहां की महारानी थी ब्रिटेन की। जो पहले गवर्नर वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। इससे पहले भारत के जो गवर्नर को बोला जाता था गवर्नर जनरल बोला जाता, अब बोलते हैं भारत का वायसराय बोला जाएगा, और पहले थे लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और क्या बोलते हैं निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। पहले द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी, इससे पहले जो हुई थी। ठीक है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। ब्रिटेन में क्या किया? भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। भारत का वायसराय यहाँ, ब्रिटेन में भारत का राज्य सचिव वहां। इसने भारतीय प्रशासन को संपूर्ण नियंत्रण
की शक्तियां निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, अंततः ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत का सचिव जो कहा था ब्रिटेन में। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए किया गया दोस्तों 15 सदस्यीय सचिव का गठन किया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया। ठीक है, जो ब्रिटेन की बात हो रही वहां 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया उसमें भारतीय सचिव के लिए, और उसका भारत का सचिव उसका अध्यक्ष बनाया गया। इस कानून के तहत भारत के सचिव को परिषद का गठन किया, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये मुकदमा कर भी सकते थे और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, इसके माध्यम से इंग्लैंड के भारत सरकार का अधीक्षक और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत के प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। 1858 का ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय पद नाम दे दिया गया, और वहां पे क्या 15 सदस्यों का एक निकाय बनाया गया और उसी का अध्यक्ष बना दिया, किसे, भारत का सचिव को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। जैसी 1857 की क्रांति देखा गया, भारतीयों ने बढ़ चढ़कर इसमें ये लिया कि नहीं भाग लिया 1857 की क्रांति में। उसी के बारे में ध्यान में नजर आया कि भारतीयों पर राज करने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी से 1861 का संविधान भारत परिषद अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित कर सकता। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। विधान परिषद में 3 लोगों को मनोनीत किया गया 1861 के थ्रू, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 में प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। दोस्तों, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया क्या होती है? जैसे अपने यहाँ की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के नीचे क्या है? ठीक है, एक होती है राज्यसभा, ठीक है, फिर लोकसभा। सभी शक्तियां प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और राज्यों में की नहीं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के नीचे क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। कहीं पे विधान परिषद और किधर कहीं पे विधानसभा है। ठीक है, किसी राज्यों में। ठीक है, और इसके नीचे क्या है? पंचायत। मतलब कहीं पे भी एक जगह पावर नहीं है भारत में, एक जगह पावर नहीं। विकेंद्रीकरण है। एक जगह पावर रहने से क्या होता है दोस्तों? पावर का मिसयूज होता है। ठीक है, एक जगह पावर नहीं है भारत में, यही होती है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में पूरी प्रक्रिया एक जगह। केंद्रीकरण की प्रक्रिया कब स्टार्ट की? 1773 से 1833 तक चली थी केंद्रीयकरण की प्रक्रिया। लेकिन जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, मतलब कुछ राज्यों को, कुछ केंद्र में और कुछ पंचायतों में, इस तरह से डिवाइडेड है अपनी शक्तियां। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया 1833 से चालू हुई और 1937 तक चरम पर थी।
बंगाल उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 विधान परिषदों का गठन किया गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत ही केंद्र में कुछ शक्तियां और कुछ राज्य में शक्तियों के तहत इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कैनिंग को 1859 में प्रारंभिक की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इससे अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग के प्रभारी बनाया जा सकता था। इसने उस विभाग काउंसिल की ओर अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अब जैसे अभी होता है, एक मंत्री को एक से अधिक विभाग दे दिए जाते भारत के अंदर, वही प्रक्रिया 1861 में भी लागू की गई। ठीक है, लेकिन आदेश देने का किसके पास था? वायसराय के पास था। वायसराय में आपातकाल के बिना काउंसिल के संतति का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश को अवधि मात्र 6 माह होती थी। जैसे अभी प्रेसिडेंट आदेश दे सकते हैं आपातकाल के दौरान कि भैया ये आदेश लागू कर दो तुरंत इससे। ठीक है, आदेश से क्या होता है? अध्यादेश से होता है क्या? ये 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने बाद जैसे ही संसद अपने कार्यभार संभालती है तो वो उसकी पटल पर उस अध्यादेश को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार की, इसके भारत में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, अब देख लो दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद इससे पहले तो बना ली इन्होंने, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई कुछ हद तक। लेकिन बहुमत किसका था? सरकारी सदस्यों का। जो ब्रिटेन में जो सरकारी सदस्यों का ही बहुमत था। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब लोग क्या कर रहे हैं? इनके अधिकार बढ़ रहे हैं भारतीयों के। ठीक है, अब जैसे बजट पर बहस कर सकते थे, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इससे केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को प्रावधान था। ठीक है, इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विधायक, विश्वविद्यालय, व्यापारिक संघ, जमींदारों ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। ठीक है, इन पदों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती थी। मतलब धीरे धीरे करके भारतीयों के अधिकारों में वृद्धि की गई थी भारतीय अधिनियम लाके। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति या परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ। इस निश्चित निकायों की सिफारिश पर किए जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब ये चुनाव की तरह ही इन्हें नामांकित किया जाता था गैर सरकारी सदस्यों को, लेकिन इसमें चुनाव का उपयोग नहीं किया गया। चुनाव शब्द का, चुनाव की जगह क्या, किस शब्द का? नामांकन शब्द का प्रयोग किया गया। अब आता 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले इंग्लैंड के राज्य सचिव थे, इससे पहले जो बने थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1858 में जो अधिनियम बना था उसी के तहत दोस्तों भारत के राज्य सचिव बनाया गया था पद। ठीक है, इसी में मार्ले क्या हुए? वहां के इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड मिंटो हो गए भारत के वायसराय। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार काफी वृद्धि की गई। अब इनकी संख्या 16 से 60 कर दी। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की। हालांकि अभी जैसे है ना, उसी टाइप की, देखो कुछ उसी टाइप की अभी मान के चलो अपनी अभी की राज्यसभा। ठीक है, 16 से 60 कर दी। विधान परिषद जो गवर्नर थी उसकी संख्या बढ़ा दी गई, और जैसे राज्यों में थी उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई। विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा,
लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी गई। मान के चलो राज्य में किन्हीं गैर सरकारी सदस्यों की संख्या का बहुमत था और केंद्र में किन्हीं सरकारी सदस्यों का बहुमत था। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, क्रॉस क्वेश्चनिंग, बजट का संकल्प रखना। इसने विधान इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। अब भारतीयों के विस्तार अधिक कर दिया है दोस्तों। कार्यपालिका में परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना आप लोग। 1919 के अंतर्गत इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते। इस प्रकार अधिनियम ने सांप्रदायिकता और वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अब यहां से डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी 1909 के तू। इसी में दोस्तों मुस्लिमों को अलग करने की कोशिश की गई। उन्होंने क्या किया, निर्वाचन आप लोग अलग, वोटिंग का अधिकार मुस्लिम लोग मुस्लिम को ही चुन सकते हैं, ये अधिकार दिया गया। यही आगे चलकर पाकिस्तान का कारण बना, मतलब ये बीज था, पाकिस्तान उत्पन्न होने का एक बीज था 1909 के तहत। ये कैसे मार्ले मिंटो ने किया गया था दोस्तों। मिंटो को इसी के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राजशाही मतलब बांटो और राज्य की रोकी नीति किसके थ्रू अपना रही थी। 1909 में एक बीज बोया जो आगे चलकर 1947 में एक पृथक पाकिस्तान के रूप में पेड़ बनकर सामने आया। इसने प्रेसिडेंसी और कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। 1919 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, अब 1919 का भारत शासन अधिनियम 1909 में क्या किया, डिवाइड एंड रूल खेल रही थी ब्रिटिश राजशाही। अब 1919 में देखते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया गया क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। दोस्तों 20 अगस्त 1917 को यह पहली बार घोषित किया गया कि इसमें उत्तरदायी सरकार का इसमें स्थापना का इसका उद्देश्य था। 1921 में से लागू किया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कम कर रहे अब राज्यों। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्म ही बना रहा। अब मतलब केंद्र भी कानून बना सकते थे और राज्य भी। इसी तरह से 1919 में दोनों अलग अलग थोड़ा सा, और केंद्र का नियंत्रण थोड़ा सा कम किया गया राज्यों पर, लेकिन ढांचा कौन सा, केंद्रीय और एकात्म ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः भागों में विभक्त किया। एक था हस्तांतरित और आरक्षित। दो विषय बनाए गए, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य के लिए वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित, हस्तांतरित में कौन सा दिया, मंत्रियों की सहायता लेता था विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी थे। और दूसरा था आरक्षित, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कानून परिषद की शासन करता था, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, अब विधान परिषद जिसके प्रति उत्तरदायी नहीं था उसी के थ्रू आरक्षित शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैध
शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली असफल रही काफी हद तक। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। अभी की जिस व्यवस्था थी उसी तरह से गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था, मतलब वोटिंग के अधिकार दिए गए और निर्वाचन की व्यवस्था 1919 से चालू की गई। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। भारतीयों के अधिकार सतत रूप से बढ़ते चले जा रहे थे। इसने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। दोस्तों 1909 में क्या किया, मुस्लिमों को अलग दे दिया। अब इन्होंने 1919 में क्या किया, सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी अलग अलग मतदान का अधिकार दे दिया। डिवाइड एंड रूल खेल रही है, जरा ध्यान से देना। इस कानून की संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर समिति संख्या लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब संपत्ति और कर और शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार भी बांटा गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। पहले 1858 के थ्रू कौन सा बनाया था, राज्य सचिव बना दिया था भारत का, जो इंग्लैंड में था। अब वहां पे उच्चायुक्त का एक और पद बना दिया गया। अब तक भारत का सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त द्वारा स्थानांतरित कर दिया, कुछ कार्यों को उच्चायुक्त द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के तौर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन क्या लिए बना, शासन अधिनियम बना और 1926 में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। दोस्तों मतलब अभी जैसे राज्य का बजट अलग बन रहा है, वैसे ही राज्य का बजट अलग और केंद्र का बजट अलग 1919 के तहत दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 1919 में जो भी कानून बने उसी के मतलब 10 साल बाद में 1929 में एक आयोग का गठन किया जाता है इसी के अंतर्गत, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता। लेकिन दोस्तों इसी के बीच में एक ट्विस्ट होता है, आता है साइमन कमीशन। ये 10 साल बाद बनना था, ये बन गया 2 साल पहले। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही एक नवीन संविधान के भारतीय की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ये भी एक फॉल्ट है, सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया गया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए आदि सिफारिश की गई। साइमन आयोग ने दोस्तों जो पहले बन गई थी, अब 1927 में 2 वर्ष पहले बन गई। इसने रिपोर्ट की कब प्रस्तुत की, 1930 में प्रस्तुत की। इसमें द्वैध शासन प्रणाली को जारी रखने, राज्य में सरकारों के विस्तार, ब्रिटिश शासन संघ की स्थापना और निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही। ये रिपोर्ट की गई 2 साल पहले, जिसके हेड थे जॉन साइमन, इसके हेड थे। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिश को भारत परिषद 1935 में शामिल कर दिया गया। जो 1929 में जो कानून बने थे, ठीक है, उसमें 10 साल बाद में एक आयोग बैठता है, साइमन आयोग, हाँ, जो भी 2 साल पहले बना था 1947 में, 27 में ही बैठ जाता, सॉरी।
और जो आयोग है वो जो सिफारिश करते हैं ब्रिटिश सरकार को, उस सिफारिश को डिस्कशन करने के लिए 3 गोल में सम्मेलन किए गए। ठीक है, उसी के बाद में एक संवैधानिक जो एक सिफारिश के रूप में उसी के बाद में जो उनका कंक्लूजन निकला वो भारत परिषद 1935 में शामिल कर दिया गया। अब आ रहा है सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों प्रतिनिधि में एक योजना की घोषणा की। 1932 में किया सांप्रदायिक अवार्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि और एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई और यूरोपियों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि उसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए गांधी बहुत व्यथित हुए और इसने अवार्ड में संशोधित के लिए पुणे की अरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस और नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पुणे समझौता के नाम से जाना गया और इससे संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए एक स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था पुणे पैक्ट के अंतर्गत ही की गई थी दोस्तों। ठीक है, इन्होंने और एक पासा फेंका। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। इन लोगों ने बोला अल्पसंख्यकों और सभी को कि नहीं, मैं अलग अलग मतों का अधिकार देता हूं। ठीक है, सिख अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, यूरोपियन अलग और आंग्ल भारतीय अलग, और दलितों को भी अलग कर दिया। मतलब ये डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने अरवड़ा जेल में अनशन चालू कर दिया और अनशन के बाद में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता होता है जो पुणे पैक्ट के रूप में जाना गया दोस्तों। और इसी पैक्ट के अनुसार महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ कि दलितों और हिंदुओं को एक ही साथ वोटिंग का अधिकार रहेगा, लेकिन इन्हें कुछ अधिकार दिए जाएंगे, कुछ सीटों पर आरक्षण दे दिया जाएगा दलितों को। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, 1935 पर डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मॉडिफाई एग्जाम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, और दोस्तों में सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए। साथ ही में दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमारी फेसबुक आईडी आपके सामने, फेसबुक पेज का, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए दोस्तों। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मॉडिफाई एग्जाम करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल। आप हमें सब्सक्राइब करिए मॉडिफाई एग्जाम और मॉडिफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।